नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं असल में दियालबाग के कुछ कार्यक्रम थे, उसमें व्यस्त होने के कारण चुनाव पर नज़र नहीं डाल पाया। लेकिन देर रात जब मैं फ्री हुआ तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र जहां 4 महीने पहले 32% वोट पाने वाली बीजेपी 99-90% तक वोट पा गई। स्ट्राइक रेट कितना बढ़ गया अचानक से, मशीनों ने वोट उगलने शुरू कर दिए। एक प्रत्याशी को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि मैं 17 राउंड तक बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही 18वां और 19वें राउंड हुए उसमें मेरे सामने वाली प्रत्याशी जो महिला थी वो एकदम से मेरे से 3 गुने वोट ज़्यादा पाने लगी हर बूथ पर। तो ये कहाँ से एकदम से क्या हुआ? तब उसने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को सारी शिकायतें की, 90 से 99% तक मशीनें चार्ज थीं। जो परसेप्शन हरियाणा में बनाया गया था वही परसेप्शन पूरी तरह से मुंबई और बल्कि महाराष्ट्र पूरे में बनाया गया, जहां 148 पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा अपने ही 1 महीने या 15 दिन पहले के जो एनालिसिस ला रही थी कि कितनी सीटें मिलेंगी, तो उसको 60 से 65, 70, 75 ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं बीजेपी आज जो है 132 सीटें जीत गई 148 में से। मैं तो ये मानता हूँ कि भाजपा ने बहुत बड़ी गलती करी। उसे सारी सीटें 288 सीटें लड़ लेनी चाहिए थी, तो हो सकता है वो 288 में से 225 सीटें तो जीत ही जाती कम से कम। ये जो दूसरे जो लभेरू लगा रखे हैं, जो नाव के नीचे भैंसे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नीचे, शिंदे और वो दूसरा एक और है शरद पवार का भतीजा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पूरी पार्टी 225 सीटें जीत लेती और जो मनमानी करती, जिसको टेंडर देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा 4 महीने पहले 28 लोकसभा सीटें लड़ी थी और मात्र दहाई भी नहीं छू पाई थी, 9 सीटों पर मात्र लोकसभा सीट जीत करके आई। और महाराष्ट्र की जनता ने उस नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था 4 महीने पहले। आज आंधी चल पड़ी। ये तो कमाल हो गया कि भाई अचानक से क्या हो गया। महाराष्ट्र की जनता इतनी मेहरबान हो गई नरेंद्र मोदी पर कि वो आसमान के तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, सूरज हो गए। जो व्यक्ति को जो दिखाई भी नहीं दे रहा था आसमान में, उसे उन्होंने एकदम से उजाला कर दिया। और मैं समझता हूँ कि शिंदे और वो जो दूसरा और तीसरा कौन है उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, शरद पवार का भतीजा याद रहता है मुझे, वो व्यक्ति जो करोड़ों का दागी है, जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं, जो पुराना चीफ मिनिस्टर है फडणवीस, वो बार बार कहता था चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, उसे भी बहुत सारे वोट मिल गए। पता नहीं किसका सहयोग रहा, आरएसएस का रहा, भाजपा का रहा, और उससे उसी तरह से शिंदे को भी बहुत सारी सीटें मिल गई हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 200 से ऊपर सीटें चली गई। अब तो वहाँ पे शायद 55 सीटें इसको इंडिया गठबंधन को मिली हैं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, चूँकि उसकी परंपरागत सीटें थी वो तो कहीं जानी नहीं थी, वो जीत गई और उन पर हो सकता है दाव नहीं चला हो। चुनाव आयोग ने क्या क्या किया वो सब देखा होगा आपने। तमाम शिकायतें, ढेरों शिकायतें। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में देश में ज़बरदस्त पेपर लीक हो जाते हों, उन मशीनों पर हम कैसे भरोसा कर लें। और संजय राउत ने तो इस इलेक्शन का जो हुआ है इसको रिजेक्ट ही कर दिया। उन्होंने कहा हमको स्वीकार नहीं है, बताओ क्या कर लोगे। मैं आपको अब कुछ वीडियो थोड़े से दिखवाना चाहता हूँ, झलक वो देखिए पहले। राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आपने संजय राउत को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हमको कोई भरोसा नहीं है इस रिजल्ट पर। तो अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग के सामने जब पुलिंदे के पुलिंदे शिकायतें हैं, क्या उस पर कभी गौर करेगा या केवल सैरो शायरी सुनाता रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो लोग सवाल पूछते हैं
उनको एक तरफ कर दिया जाता है, उनके सवाल लिए ही नहीं जाते, और जो वहाँ गोदी मीडिया बैठा होता है वो बा करता रहता है और वो शायरो शायरी सुनाता रहता है चुनाव आयोग। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हम कहना चाहते हैं कि आखिरकार इतना परिवर्तन कैसे हो गया 4 महीने के अंदर। एक व्यक्ति जो एक कहना चाहिए नकली सिक्का था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, उस सिक्कों को सोने में बदल दिया। ये पब्लिक, तो मैं समझता हूँ अब तो ये निश्चित तौर पर पब्लिक भी सोचती होगी, यार हमने वोट कहाँ दिया, जीत कौन गया, इसका क्या मतलब है। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें बहुत बड़ा ज़बरदस्त खेल हुआ है। आपने सुन लिया, संजय राउत को सुन लिया कि हमको स्वीकार नहीं है, और कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन लिया कि हम इस पर मशीनों पर भरोसा कैसे कर लें। अब मैं एक वीडियो और आपको सुनवाऊंगा जो प्रत्याशी का है, उसे भी आप सुन लीजिए। नरेंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हफ्ता की 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था, और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था, और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। आपने देखा, एक प्रत्याशी ने बाकायदे साबित कर दिया, उसकी अपनी शिकायत है। वो कह रहा है कि मैं बार बार शिकायतें कर रहा था चुनाव आयोग को, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। आखिरकार क्यों? देने वाले को भी भरोसा नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भरोसा नहीं हो रहा कि भाई बीजेपी स्वीप कर गई अचानक, और जिसको वोट मिले हैं उनको भी भरोसा नहीं है कि छप्पर फाड़ के वोट मिल कैसे गए। इसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 2-3 महीने का इलेक्शन कैंपेन देखें और आखिरी 15 दिन का देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी लोग नहीं जुड़ रहे थे, कुर्सियां खाली थी। योगी जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, जिन्होंने बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया, भीड़ वहां भी नहीं जुड़ रही थी। और नौबत ये आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की जो सभाएं होती थी वो सब कुर्सियां खाली रहती थी। कई वीडियो बने, हमने भी बनाए, तमाम और भी जगह पूरे पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं कि नरेंद्र मोदी भाषण देने आ रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। आखिरकार फिर वोट कहाँ से आ गया, ये बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई सभाएं की, और वहाँ जब बटोगे और कटोगे का नारा दिया तो वहाँ पर जो शरद पवार का भतीजा है, नाम उसका याद नहीं रहता मेरे को, मैं बार बार यही कहता हूँ कि वो पवार का भतीजा है, उसने कह दिया, योगी आदित्यनाथ के भाषण को नकार दिया कि नहीं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती, बटोगे कटोगे, आप अपने यहाँ चलाओ उत्तर भारत में। अब आज फडणवीस उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साथ में बैठा के, गलवैयाँ डाल के। तो आखिरकार ये सारा चल क्या रहा है कि जहाँ पर इस तरह की कहानी, फडणवीस ने भी आज कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री का जो नारा है साथ साथ करने वाला, वो कौन सा है मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, तो उस नारे के बदौलत हम जीत गए। इधर बगल में बैठा हुआ आदमी कह रहा था कि हमें योगी का बटोगे के कटोगा नारा हमको पसंद नहीं है। तो आखिर ये सब कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। मैं समझता हूँ बीजेपी के जो प्रत्याशी जीते होंगे उन्हें भी भरोसा नहीं होगा कि हमको इतना वोट मिल रहा है, नहीं होगा भरोसा, क्योंकि वो छप्पड़ फाड़ के मिल गया। चूँकि एनालिसिस भी होते हैं, कुछ पत्रकार भी अपनी बात करते हैं, पार्टी होती है वो भी अपना एनालिसिस करती है, भाई हमारी स्थिति क्या है। आरएसएस तो खुद सर्वे कराती है कि हमारी पार्टी की स्थिति क्या है, हम कितनी सीटें पा सकते हैं, कहाँ जीत रहे हैं, कौन सा हार रहे हैं। उनको भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन क्या है, हो गया सारा खेल। चुनाव आयोग मुट्ठी में है, जो मर्जी आए कर लो, कुछ भी कर लो। बिल्कुल हरियाणा मॉडल 90 से 99% तक जो मशीनें चार्ज हैं वही खेल महाराष्ट्र में हुआ है, और वो सफल हो गया। अब गोदी मीडिया परसेप्शन दे रहा है कि बटोगे या कटोगे का नारा
पूरी जनता एक हो गई इस मुद्दे पर, ध्रुवीकरण हो गया। जब ध्रुवीकरण हो गया तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैसे दो प्रत्याशी जीत गए? उनके लिए ध्रुवीकरण कहाँ चला गया? हिंदुओं के बगैर वोट के तो वो जीते नहीं होंगे निश्चित तौर पर, भिवंडी में और एक कोई दूसरी सीट और है। तो कुल मिला के मेरा जो अपना एनालिसिस है कि जो नेता कह रहे हैं वो सच बात है, धांधली हुई है। कांग्रेस इस मामले में कुछ ना कुछ सोच रही होगी और कांग्रेस को सोचना भी चाहिए। हम कहते हैं ठीक है भाई, चुनाव आप एक बार बैलेट से करा लो, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालिए और वहाँ पर कहिए कि साहब विधानसभा की कोई एक सीट बैलेट से चुनाव करा लीजिए। यदि वो सीट बीजेपी जीत जाए तो हम सारा चुनाव है हम उसे पूरे को मान लेंगे, सही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि करेगा कौन? किसी में दम नहीं है कि इस तरह की बात करे। अरे भाई, आपको जब मशीन से चुनाव कराना है तो बहिष्कार कर दो, कर लो इकट्ठा। फिर तो ये इशू जो बहुत दूर तक जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जा सकता है। लेकिन नहीं, हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है, हर एक का अपना अपना खेल है। आपको मालूम है कि अडानी के ऊपर आरोप लगे थे कि अडानी के घर पे बैठक हुई थी, सरकार कैसे बदली जा सकती है, सरकार कैसे बन सकती है, सरकार कैसे हमें लानी है, और हमको फिर वो कौन सा बड़ा इलाका है जो गरीब जहाँ पे रहते हैं उस इलाके में भव्य मंडल जो बिल्डिंग्स बनानी है वो कैसे बनेंगी, हमें उसका टेंडर लेना है। तो जो सबसे बड़ा स्लम है बम्बई का। तो कुल मिला के मैं आपको यही बता रहा था कि सारा खेल एक केंद्रित है, और जो गैर जमानती वारंट न्यूयॉर्क में जारी हुआ है उस खबर को दबाने के लिए ये सारा पूरी कहानी कही गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये एक बात और रह गई। 2 पार्टियां तोड़ करके जो सरकार बनाई थी उसमें वो सारी पार्टियां 2-4 महीने पहले डिमोरलाइज हो गई थी, बीजेपी भी डिमोरलाइज हो गई थी। अब परसेप्शन ये आया कि नहीं, असली शिवसेना शिंदे के पास है और असली जो पार्टी है ये शरद पवार वाली वो उनके भतीजे की पार्टी है। सब स्वीकार कर लिया, जनता ने अपनी मोहर लगा दी। अब जनता ही पूरा मोहर लगा रही है तो उसमें फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो सारा खेल मशीनों से है। तो मशीन में तो कुछ भी हो सकता है, 2 और 2 5 भी हो सकता है, 2 और 2 10 भी हो सकता है, वैसे 2 और 2 4 ही होता है। तो खैर, आगे हम आपको अभी दिखाया हमने वीडियो, वो ये था कि विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी का, वो पैसा बांटते हुए पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया, कैमरे पे पकड़ा गया। और उसके बावजूद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, न कहीं जांच हुई, न किसी को हटाया गया, न कोई बात हुई। आखिरकार ये कहानी कहीं ना कहीं तो है कि पैसा, इस समय मालूम है अब 7.5 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है महाराष्ट्र सरकार। पैसा पानी की तरह बहा गया है। यहाँ तक बातें आई सामने, पब्लिक डोमेन में है कि एक वोटर को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, खरीदा गया। लाडली बहन योजना चलाई गई, ज़बरदस्ती चलाई गई, जबकि आचार संहिता लगी हुई है प्रदेश में। लेकिन वो चुनाव आयोग के लिए सब कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। तो ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे थे कि अचानक से 4 महीने में बादल फट गया, बरसात हो गई, सारे काम हो गए। चुनाव आयोग जहाँ का तहाँ है और भारतीय जनता पार्टी भी जहाँ की तहाँ है। तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष क्या करेगा? बस काँव करता रहेगा, मशीनों पर तोहमत थोपता रहेगा। लेकिन असली जो चीज़ें हैं, विरोध कैसे किया जाए, लॉजिक तरीके से क्या हो क्या नहीं हो, ये सब चीज़ें कभी कहीं कुछ नहीं होगा। बाहर के 2 वकील लगा करके बात कही जाएगी, वो उनको जज भगा देगा। जज कहेगा कि नहीं, मैं अभी जुर्माना लगा दूंगा, इस तरह की याचिका आई मेरे पास। तो अब सारी चीज़ें हैं, वकील भी बेचारा कहाँ तक दौड़ेगा कोर्ट में। पार्टी कोई काम नहीं करना चाहती। जब पार्टी काम नहीं करना चाहती तो उसकी बला से वो तो हारे जीते कोई क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल गांधी ऐसे का मामलों में कभी भी, जैसे हरियाणा से सबक नहीं लिया उन्होंने, वहाँ पर जो मशीनें 99% तक चार्ज पाई गई, यहाँ भी यही हुआ है। तो इसमें ये सारी चीज़ें उन्हें रखनी चाहिए। ये है मेरा
मतलब जो मेरा अपना अनुमान है। कुछ चीज़ें मैं अशोक वानखेड़े जो जाने माने पत्रकार हैं, दीपक के शो पे भी दिखाई देते हैं और कई शो पे दिखाई देते हैं, मैं उनकी बात सुनवाऊंगा। एक और पत्रकार हैं जो सीधे सीधे लोग लखनऊ से हैं, वो भी मैं उनकी छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैंने सुनी हैं, उन्हें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। हरियाणा के जाने माने पत्रकार हेमंत अत्री हैं, वो लखनऊ से नहीं बल्कि हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं। उनकी बात मैं सुनवाऊंगा आपको और वानखेड़े साहब की। जनता ने छड़ी नहीं घुमाई। जनता ने छड़ी घुमाई होती तो इतना तो आकलन किसी ना किसी को तो आता। या भाजपा वालों को खुद को इतना आकलन नहीं था तो ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। दूसरी बात, अभी अटवी जी बड़े, हेमंत जी बड़े मतलब मुस्कुरा रहे थे कि आपके घर क्या हुआ। ये हरियाणा रिपीट हुआ क्या? और हरियाणा रिपीट हुआ। हरियाणा में भी यही हाल थे, प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं थे, उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वोटिंग हो रही थी। सब दूर होने के बाद भी बीजेपी ने सरकार बनाई। एक सिर्फ ऐसा नहीं कहता मैं कि मशीनें सेट हो गई, कई चीजें हैं जो देखना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप विपक्ष को चुनाव जब बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो मात्र उम्मीदवार चयन करके इस पे नहीं चलेगा। आपको चुनाव लड़ने के पहले आपको पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा और ये मालूम है कि बाद में कैश ट्रांसफर नहीं हो सकता, पैसा फिजिकली पहले पहुंचाना होगा, ये सारा जुगाड़ करना होगा। इस बार पैसा ढूंढ ही नहीं पाया, इतना टाइट पोजीशन कर दी थी। हवाला से पैसा नहीं आ रहा, कहीं से नहीं पैसा आ रहा, नंबर 2 का पैसा होता है जो बढ़ता है। और सत्ता पक्ष ने ऐसा पैसा बांटा, वो तो सारी रिपोर्ट है। अब एक गाड़ी में, बस में भाई 500 के बंडल मिले, बेहिसाब पैसा बटा है। 10,000 का रेट तो लोगों ने हमको बताया, बाद में किसी ने फोन करके बोला येवला में 20,000 का। क्या कहना चाहिए? इसका मतलब महाराष्ट्र की जनता ने अब मराठी अस्मिता छोड़, महाराष्ट्र ने गुजरात के सामने सरेंडर कर दिया। महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं, ये माने क्या? महाराष्ट्र को अब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र की अस्मिता खत्म हो गई, महाराष्ट्र गुजरात के सामने नतमस्तक हो गया। कल मुंबई गुजरात में चली जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बच्चे बेरोजगार होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चली जाती है, वो चली जाए। आपके किसानों को सोयाबीन घर पर पड़ा रहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। या ऐसे तमाम चीजें हैं जो मैं सवाल गिन रहा था, लोगों से मिलकर मैंने बात की। बात करते समय कि हमने बोला कि भाई वो उसका क्या हुआ, मतलब सोयाबीन 6,000 रुपये तो प्रधानमंत्री ने कहा, तो वो घर गया, अपनी पर्ची लेके आया, बोले रुकना यहीं पे 10 मिनट में पर्ची लेके आया, बोले ये देखो 41 रुपये में बेच के आया हूँ आज, ये देखो 41 रुपये पर क्विंटल। बोला बात करते हो कौन से मालूम नहीं कौन सा 6,000 रुपये मिला। ये लोगों की पीड़ा मैंने देखी। ये 100% मैनिपुलेटेड नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड, ये ऑर्केस्ट्रेटेड, यस एंड इट इज ए कंप्लीटली। ये आदमी इस तरीके का जो वोटिंग होती है ना हिंदुस्तान में, उससे कभी भी इस तरीके का परिणाम आ ही नहीं सकता। परिणाम देखिए आप क्या है, विपक्ष तो जो निपटा सो निपटा, इसमें निपटा क्या कि अजीत पवार और अपने क्या नाम है इनका जो शिंदे साहब, इनका भी ऐसा उपचार किया गया कि उनको सीटें जरूर मिली, लेकिन उनकी जो बीजेपी की सीटें आई उसके विज़ अगर आप देखेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म कर दी गई। अगर उन्होंने जरा सी भी उछल कूद की तो भारतीय जनता पार्टी को 12 से 15 सीटें चाहिए प्रदेश देश के सबसे अमीर राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। मत होगी इस बात। ये एम का परिणाम कि जिसमें विपक्ष नहीं निपटा, सहयोगियों को भी आईना दिखा दिया गया हो, ये जब इस तरह का जो परिणाम होता है वो जनता नहीं देती, वो एक खास तरह का डेटा मैनिपुलेशन देता है। तो ये एक मैकेनिकल परिणाम है, और जो हरियाणा में कहा था मोदी जी ने कि हरियाणा मॉडल पर जीतेंगे, वो उन्होंने करके दिखाया। आपने जाने माने पत्रकार हेमंत अत्री हरियाणा से और वानखेड़े साहब मुंबई से, दोनों को सुना, दोनों प्रभावित हैं। वानखेड़े साहब महाराष्ट्र के रहने वाले, वहाँ से प्रभावित हैं। हेमंत अत्री हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो उनको सारी कहानी मालूम है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बस उन्होंने सीधे सीधे सपाट शब्दों में कह दिया कि जो कुछ होना था हरियाणा में हुआ, वो हरियाणा की ही सारी कहानी मुंबई में पलट दी गई, महाराष्ट्र में। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करें और अपने मित्रों को दिखाएं, जिनको ज़रूरत है देखने की, जिनकी आंखें खोलनी है, उन्हें ज़रूर दिखाएं कि भाई आखिरकार चुनाव हो रहा है या मजाक हो रहा है। तो खैर,
मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।